अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे जैसे गंदम का जो स्कैंडल है ये अनफोल्ड हो रहा है, वैसे वैसे बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत की इंक्वायरी कैसे करे कि उन्होंने भी बजाते खुद गंदम की गैर ज़रूरी इम्पोर्ट में अपना हिस्सा डाला हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी आते ही लगभग 7 लाख टन गंदम एक ऐसे गरीब मुल्क में इम्पोर्ट कर ली जहाँ ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और जहां अपने किसानों की खड़ी गंदम की फसल सरकार को नजर नहीं आई। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 23 अक्टूबर 2023 को गंदम सरकारी तौर पर दरामद करने की समरी मंजूर की। नवंबर 2023 को ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 लाख टन गंदम दरामद करने का टेंडर दिया। फिर टीसीपी ने 2 टेंडर्स देने पर भी इस पर कोई बोली नहीं लगी और गंदम प्राइवेट सेक्टर को दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर टीसीपी के टेंडर्स पर कोई बोली ना लगने के बावजूद फिर 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम मुल्क में आ चुकी थी। फिर 23 फरवरी 2024 को इजलास में गंदम इंपोर्ट करने की तारीख 1 महीने बढ़ाई गई और ये 31 मार्च कर दी गई। और फिर वफाक ने भी मजीद 15 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मार्च में मौजूदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद भी गंदम की जो इम्पोर्ट होने का सिलसिला था ये जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये मानना है कि उन्हें इस सारे मामले में लाइल्म रखा गया, उनके इल्म में नहीं था कि गंदम ऐसे इंपोर्ट हो रही है और जब उन्हें मालूम हुआ तो फौरी तौर पर सेक्रेटरी फूड को उनके ओहदे से हटा दिया गया और फिर एक 4 रुकनी कमेटी भी बना दी गई जो 4 रोज़ में प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश करने की पाबंद है। अब बदकिस्मती है कि जब इम्पोर्ट के गैर ज़रूरी फैसले किए जा रहे थे, एन उस वक्त हमारे मुल्क को डॉलर्स की कमी का सामना था और ये गंदम करोड़ों डॉलर्स देकर मंगवाई गई। हैरान कुन बात यह है कि जो गंदम रशिया, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से इंपोर्ट की गई वो पाकिस्तान में लगभग 3750 रुपए फी मन कॉस्ट की और आज हमारा किसान अपनी बेहतरीन गंदम को 3100 रुपए में बेचने पर मजबूर है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हत्ता के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी 300 अरब रुपए के इस फैसले को अब सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया है। वो क्या कहते हैं ज़रा देखिए। डेटा प्रोविंसेस से फूड सिक्योरिटी के पास आता है, वो अपना जो प्रोड्यूस है उसकी एस्टिमेशन भी देते हैं। सारी एस्टिमेशन भी होती है ना उन प्रोजेक्टेड फिगर्स के तहत जिनको हम पे आज इल्ज़ाम इलामी अंदाज में लगाना है ना, वो कहते हैं आर्टिफिशियल अंदाज में क्राइसिस या डिमांड क्रिएट की गई। कौन आर्टिफिशियल? सूबे ने क्रिएट की। उन सूबे में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो शायद अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं। दूसरी तरफ मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी और कहा है कि 10 मई को एहतजाज होगा पूरे मुल्क में। क्या कहा ज़रा देखिए। मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से सबसे मुशावरत के बाद इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि हम ऑलरेडी एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। नाजरीन, गंदम खरीदारी की इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए सब सामने है, लेकिन दिख नहीं रहा किसी को। क्या ये मुश्किल है कि गंदम इंपोर्ट पेपर्स पर दस्तखत करने वाले शख्स का पता लगाया जाए? क्या ये मुश्किल है कि निगरान काबीना में मंजूरी देने वालों के नाम लिखे जाएं? क्या ये मुश्किल है कि फूड एंड सिक्योरिटी के पुराने लोग टीवी पर आकर बताएं कि ऐन उस वक्त जब अपने किसान की फसल तैयार खड़ी थी ये फैसला क्यों किया गया? क्या ये भी मुश्किल है कि पता लगाया जाए कि आमतौर पर जो गंदम 25 दिन में पाकिस्तान पहुँचती है वो मंजूरी के 7 दिन के अंदर पाकिस्तान कैसे पहुँच गई? क्या ये भी मुश्किल है कि इस उजलत की वजह मालूम की जाए? क्या ये मुश्किल है कि नैब और FIA माजी करीब को रिवाइंड करें और सब कुछ आवाम के सामने रखें? हाँ जी, तब ये मुश्किल है जब गंदम मंगवाने वाले फैसला साज जो हैं ये किसी के मंजूर नज़र हों। हाँ जी, ये उस वक्त भी बहुत मुश्किल है जब गंदम इंपोर्ट करने वाला कौमी जुर्म सबकी मिली भगत से किया गया हो। जी हाँ, ये मुश्किल है जब अरबों रुपए की गंदम मंगवाने वाले आपके एहतसाब करने वाले इदारों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हों। जी हाँ, यकीनन ये मुश्किल है जब इस कौमी जुर्म करने वालों में पर्दा नशीनों के नामों को छुपाना एक मकसद हो।
इस तमाम सूरत हाल में किसान आज क्या सोच रहा है, उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है। किसानों में भी धड़े हैं, किसानों की भी तंजीमें हैं, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताता है, हर कोई अपना लाए अमल बताता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये तो बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानियाँ बहुत करवाई जब से गंदम स्कैंडल बना और किसान की जब से परेशानियाँ शुरू हुई, पंजाब हुकूमत सबसे यकीन दहानियाँ करवाने लगी हुई कि हम गंदम खरीदेंगे, लेकिन अभी तक खरीदी नहीं गई। अब आप लोग जो 10 मई से एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, अलामती एहतजाज होगा, क्योंकि आज भी पंजाब हुकूमत एक ही बात कर रही है कि और उनके पास स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है, वो कहाँ रखेंगे गंदम, उनके पास जितनी गंदम की कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है, अब लेना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि मुश्किल है, दूसरी तरफ यकीन दहानियाँ भी करवाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला प्रोग्राम आज से कोई 10-12 दिन पहले इस इशू पर किया था जी। और आज हालात ये हैं कि 10-12-15 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि किसान की गंदम उस वक्त 3200 रुपया मार्केट का रेट था, आज वो मार्केट रेट 2800 रुपया हो चुका हुआ है। 400 रुपया फी मन गंदम मजीद नीचे आ गई है। और गंदम का जो प्राइवेट परचेजर था, जो स्टॉकिया था, जो मिडलमैन था, जो किसान से औने पौने दामों गंदम खरीद रहा था, उसने किसान को मजीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस टाइम हुकूमत का नाम की चीज कोई नहीं है। हुकूमत खुद से ये माफिया को पैदा कर रही है, अपनी नाक के नीचे ये माफिया पैदा कर रही है। आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहबा कह रही थी कि इस इशू पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, एक्चुअली इसको सॉल्व कोई नहीं करना चाहता। कौन सॉल्व नहीं करना चाहता, इसका सोल्यूशन क्या है? गुजारिश ये है कि उस्मा साहबा तो सियासत कर रही होंगी, लेकिन वो किसान जिसने 6 महीने मेहनत की, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होके अपनी गंदम को पानी लगाया, 40 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी गंदम काटी, 3500 रुपए वाली यूरिया 5500 रुपए में लाइनों में लाके खरीदी, 10,000 वाली डीएपी 15,000 रुपए में खरीदी। क्या वो किसान आकर सियासत करेगा? वो किसान आज अपने मुआशी कत्ल के लिए बाहर निकल रहा है, जो ये हुकूमत उसका दानिस्ता तौर पर कर रही है। क्या हुकूमत के लिए स्टोरेज कैपेसिटी मैनेज करना मुश्किल है? क्या ये जिम्मेदारी भी अब इस मुल्क के किसान की है कि वो फसल लगाए, फसल को काटे, फसल को पैदा करे, फिर महकमा चौधरी साहब एक बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उमूमन हर बार होता ऐसा है कि जो हुकूमत है वो 40 से 50 लाख टन गंदम वो रखते हैं अपने पास स्टोरेज का, कभी इस तरह से बहाना नहीं बनाया गया जो इस बार, और इस बार है भी उनके पास 22 लाख टन, तो अमूमन होता ऐसे है? क्या ये बात दुरुस्त है ना कि 40 से 45 लाख टन हर साल ये लोग लेते हैं? जी, पिछले साल ही इन्होंने 40 लाख टन स्टॉक किया है। हाँ। हुकूमत के पास स्टोरेज कैपेसिटी को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हुकूमत अगर आज नियत कर ले तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बन जाएगी। मसला यहाँ पर नियत का है। चले अगर हम इनके डाटा, इनका स्टैट से उठा लें कि अगर आज इनके पास 23 लाख टन का स्टॉक पड़ा है, तो पिछले साल तो इन्होंने 40 लाख टन की परचेज की थी। कम से कम ये 17 लाख टन तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये इस मसले को उलझा इन्होंने दिया है। अब ये गंदम स्कैंडल के पीछे लग गए हैं। माना कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कैंडल है। उस दौर में गंदम मंगाई गई जब अद्वियात मंगवाने पर भी पाबंदी थी और अद्वियात का रॉ मटेरियल भी नहीं मंगवाया जा सक रहा था। उस वक्त इस गरीब कौम का $1.25 अरब चंद लोगों ने अपनी जाती फायदे के लिए, तो अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम आपने दरामद की है। अरबों डॉलर आप लोगों ने बाहर भेजा है, जब मुल्क को जो है ना डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हैरानगी इस बात की है कि 10 अप्रैल से हर साल जो है ना वो ख़रीदारी शुरू हो जाती है। अभी 5 मई आज हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है, कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। 1 महीना लेट हो गए और अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के बहाने करती है। कभी हुकूमत कहती है मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कभी फूड मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं कि इस वक्त गंदम के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है। मैं फूड मिनिस्टर साहब से पूछना ये चाहता हूं कि पासको भी हुकूमती इदारा है, पासको भी गंदम में खरीदारी इस वक्त मार्केट में खरीदारी कर रहा है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है ये मुज़ाकरात वाला है? एक तरफ पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने की ख्वाहिश का खुलेआम इजहार भी करती है और ग्रीन सिग्नल मिलने का आज भी उन्हें शिद्दत से इंतज़ार भी है, तो दूसरी तरफ जेल से इमरान खान का रियासती इदारों और उनके सरबराहान पर और एक हाश वर्ड्स का इस्तेमाल जो है, सख्त तनकीद जो है, ये कहीं ना कहीं रुकावट है कि बर्फ़ पिघल नहीं रही है। एक तरफ डायलॉग के लिए 3 रुकनी मज़ाकराती कमेटी बनाई जाती है, तो दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स आने से पहले ही इंटरनेशनल जरीदे में सख्त लबो लहजे के साथ आर्टिकल छपता है। शायद यही वो तसाद है जो सांप सीढ़ी के खेल की तरह मुज़ाकरात के माहौल में पीटीआई को ज़ीरो पर ला फेंकता है। अब सवाल उठता है कि पीटीआई जिन की ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाती थी, आज उन्हीं से मुज़ाकरात की सदाएं क्यों लगाई जा रही हैं? बज़ाहिर ऐसे भी नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल कर बैठी है, क्योंकि पीटीआई ने बातचीत से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी रखी कि इमरान खान ने मुज़ाकरात को चोरीशुदा मैंडेट की वापसी और पार्टी कारकुनान की रिहाई से जोड़ा। और इस शर्त का बगौर अगर जायज़ा लिया जाए तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि शहबाज हुकूमत को गिराकर इक़्तिदार पीटीआई के हवाले किया जाए। ये छोटी शर्त है, ना ही काबिल अमल ख्वाहिश। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त, इसको देखते हुए क्या वाकई ऐसा हो सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है? सवाल ये भी है कि इमरान खान ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, वो मुज़ाकरात के लिए आखिर कितनी बाइख्तियार है? किस हद तक इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया है बातचीत में? और इसमें कोई शक नहीं है कि इस कमेटी में अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू होती है तो क्या ये कमेटी फिर इमरान खान को कायल कर सकेगी? ये लोग इमरान खान से वो बात मनवा सकेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी या तय होगी? माजी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इमरान खान के बारे में एक तासुर आम है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। हमारे सामने पिछले साल की शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और परवेज़ खट्टर की मिसालें मौजूद हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों से चीज़ें तय करते थे, मामला तय करते थे, मामला को ठंडा करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इमरान खान की उन्हें ज़ाहिर है वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती थी, मंजूरी नहीं मिलती थी। तो इमरान खान किस हद तक समझौता करने को तैयार होंगे? क्योंकि मुज़ाकरात तो जब 2 फ्रीकैन के दरमियान होते हैं तो गिव एंड टेक की बुनियाद पर होता है, कुछ लेना और कुछ देना का नाम ही इसी को मुज़ाकरात कहते हैं। तो मौजूदा हालात में कितनी लचक दिखा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसी पर मैं बात करूंगी। अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर आप लोगों ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो ये जेस्चर है कि आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करने किससे हैं ये भी आप लोगों की तरफ से एक क्लैरिटी इस लिहाज से मिल गई है कि बहुत से आपके रहनुमा हैं जो ये कहते हैं कि हमने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। जब हम ये कहते हैं कि सियासतदानों से बात नहीं करनी है तो आप कहते हैं क्यों नहीं करनी है, तो आप लोगों की तरफ से जवाब ये मिलता है कि भाई इनसे बात करें जो अपने 2 वज़ीर नहीं रख सकते हैं, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जिनके पास मैंडेट चोरीशुदा है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि मुज़ाकरात करना है आपने शुरू, और ख़त्म भी आप लोगों ने शुरू भी इस्टेब्लिशमेंट से करने और ख़त्म भी वहीं पे होंगे। तो बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं तो फिर खान साहब जब उनके बारे में बात करते हैं, आप देखें तो कुछ दिन पहले जो टेलीग्राफ में एक मजमून शाया हुआ, अदलिया के बारे में इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, आपकी हमारी जो फ़ौजी क़यादत है उसके बारे में इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। मुज़ाकरात में क्या ऐसे होता है कि अगर आपने मुज़ाकरात भी करने हैं फिर तनकीद करना भी नहीं छोड़ते? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना अला आलि मोहम्मद। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि जब इनके बीच में यानी मुसलमानों के बीच में कोई मसला आता है तो वो शूरा करते हैं। तहरीक इंसाफ सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है और सब में सब आते हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस। हाँ, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के आपस में ही जचते हैं, जहाँ बैठक होती है, जहाँ प्रेस टॉक होती है, जहाँ एलामिया जारी होता है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से भी बात होनी चाहिए, उसके लिए एक वक्त मिल सकता है। कोई जो मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, अगर ऐसे कोई मामलात हों जहाँ चीज़ें दुरुस्त होनी है और होनी चाहिए। लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल फोर्सेस से ही होने चाहिए। अब वो जितने बाख्तियार हैं आपको भी पता है। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, आपकी सोच है, या पार्टी पॉलिसी भी यही है? ये जरा क्लियर कर दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब से बात करें वो कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, उमर अयूब साहब कुछ कहते हैं, शहरयार अफरीदी कुछ कहते हैं।
ये आप जो बात कर रहे हैं बड़ी बैलेंस और बड़ी जबरदस्त बात है कि सियासी लोगों से बात होनी चाहिए, ये आपकी अपनी जाती राय है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, वैसे तो ऑफिशियल राय इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर साहब ही देते हैं, लेकिन वो बैरिस्टर गौहर साहब हमारे कोलीग भी हैं, हमारे कॉमरेड हैं, ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ हम उनके साथ, उनके पुराने साथी भी हैं, सीनियर साथी हैं पार्टी के, अपनी अपनी राय सब देते हैं। ये मेरी राय है कि देखिए, अगर हुकूमत मज़ाकरात में संजीदा है तो राना सनाउल्लाह साहब ने कोई बहुत दफ़ा ये बात की है मज़ाकरात की, जरदारी साहब ने भी की है, उनके और भी सीनियर लोगों ने की है, तो मेरे ख्याल में उसकी मुनासिब तरीका तो यही है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फोरम पे उनका एक वफ्द जाए, अपोजिशन चैम्बर में उमर अयूब साहब से मिले, उनको अपनी तजावीज़ दे, वो चीज़ें फिर हम खान साहब के सामने रख देंगे, खान साहब इजाज़त देंगे तो बात आगे चल पड़ेगी। लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर वो सिर्फ मीडिया में बात क्यों करते हैं, उनका कोई प्रॉपर वफ्द क्यों नहीं जाता, वो कोई अमली तजावीज़ लेके क्यों नहीं आते? देखें, हमेशा माहौल हुकूमत बनाती है और दो बुनियादी नुकात हैं हमारे, अगर उस पर कोई सर हासिल गुफ्तगू होती है, कोई अमली बात होती है, एक है जनाब इमरान खान साहब की और असीरान की रिहाई, और दूसरा उसके साथ साथ जो है वो है मैंडेट की वापसी। अब मैंडेट की वापसी के लिए कोई अमली बात होनी चाहिए। अभी इसी इब्तदाइया में आपने कुछ आपने अपने कमेंट्स दिए, तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि हमारी जमात की राय है कि जब तक कि ओरिजिनल मैंडेट की तरफ हम नहीं जाएंगे, फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं, सीटें सारी हारी में, 17-18 सीटें जीती हैं, उनको बैठा के हम सबके ऊपर बैठा दिया गया है। तो अब ऐसी हालत में उन्होंने यही करना है जो उन्होंने पंजाब में किया है, जो अभी जो गंदम स्कैंडल आया है। क्या अवामी लोग ऐसे करते हैं? ना में फैसला साजी की सिकत है, कोई ताकत है। एक तरफ ये स्कैंडल है, ऊपर से टिकटॉक हुकूमत पंजाब में चल रही है, मरकज में कोई पता ही नहीं है किसकी हुकूमत है, ना इंटीरियर मिनिस्टर उनका अपना है, ना फाइनेंस मिनिस्टर अपना है। तो ऐसे हालात में मज़ाकरात की संजीदगी पे सवालिया निशान है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं, और हम तो ये समझते हैं कि मसाइल का हल गुफ्तगू में है, लेकिन गुफ्तगू नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना हो, अमली गुफ्तगू हो जिसके नताइज निकलें। अगर हुकूमत चाहती है कि मज़ाकरात का डोल डाल के मामलात को अल्तवा का शिकार किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई को मजीद अल्तवा का शिकार किया जाए, और उनका अपना जो मैंडेट है, जेली मैंडेट है, उसको हम तस्लीम करें, तो ये तो मामलात को मजीद जो है उलझाएगी। यही बात है ना, हुकूमत मुज़ाकरात तो करना चाहती है, लेकिन जो आप लोग चाहते हैं, जो तहरीक इंसाफ चाहती है, वो हुकूमत नहीं चाहती ना। आप लोग कैसे ये समझ सकते हैं कि इतना आसान है जो हुकूमत कर रहे हैं, और आप लोग कहें कि हम मुज़ाकरात के लिए तब बैठेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी से हटें, सब कुछ तहलील हो, दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएं, या इन इक़्तिदार आपके हवाले करें, तो ये इतना आसान नहीं है। तो ये तो ना ही समझने वाली बात है ना, जो शराइत आप लोग रख रहे हैं, हुकूमत चाहे या ना चाहे वो अलग बात है, जो आप लोग चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। देखिए, हमारी डिमांड है कि हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाए और हमारे लीडर को छोड़ा जाए। वो कोई दहशतगर्द नहीं है, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, और शायद सबसे ज्यादा मौजूदा सियासी लीडरशिप में पाकिस्तान का नाम उसी ने ऊंचा किया है। तो उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि उसको आपने अडियाला में जो है 300 तकरीबन अब दिन होने लगे हैं, वहां आपने डाल दिया वहां। अच्छा, अब इसमें हल क्या निकलेगा? हम ये तो नहीं कह रहे कि फौरी तौर पे आप सारा कुछ कर दें। अगर आपने मज़ाकरात स्टार्ट करने हैं तो मज़ाकरात की इब्तिदा में आप अपने नुकात रखते हैं, उसके बाद फिर बात होती है मैंडेट की वापसी में। मैं क्लियर आपको बता दूं, मैं बतौर सियासी कारकुन और बतौर वकील ये समझता हूं कि मैंडेट की वापसी में कलीदी रोल सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत अपने हाथ से अपने जेली मैंडेट का जो है उसका राज नहीं खोलेगी। वो कभी ही नहीं मानेंगे कि हम जेली मैंडेट पे बैठे हैं। इसलिए यहाँ कलीदी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे 184(3) की पिटिशन उसको उठाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस ले और जुडिशल कमीशन बने। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन।
पाकिस्तानी सियासत की ये रिवायत है, रिवायत रही है कि सियासतदान वजारतों और कुर्सियों की ताक में रहते हैं, लेकिन ये क्या अजीब हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आगे है और वजारतें इनके पीछे पीछे हैं। वजारतें देने वाले इत्तेहादी अपनी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की खबर पर बहुत खुश हैं। अगरचे अभी हतमी फैसला तो नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी कौन कौन से कलमदान संभालेगी, लेकिन ये बात तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि पीपल्स पार्टी 8 अहम वजारतें लेने जा रही है। अब इसे हालात की नज़ाकत कहें या एक जरदारी सब पर भारी की सियासी हिकमत अमली कहें, मुस्लिम लीग नून अभी तक उनकी किसी भी डिमांड को रद्द नहीं कर पाई है। सदर मुमलिकत की सीट मांगी, मिल गई, अपने गवर्नर्स मांगे, मिल गए, आईनी ओहदों पर तकर्रियों को अपना हक कहा, वो भी मना नहीं हुआ, और अब मुंह मांगी वजारतें भी इनकी मुंतज़िर हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा से नायब वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला भी क्या बिलावल भुट्टो की एंट्री को मद्देनज़र रखते हुए ही किया गया है? 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत बनाने में सपोर्ट किया, लेकिन इत्तेहादी बनने पर बददिली साफ नज़र आई। जाहिर है बिलावल भुट्टो कभी पीडीएम के इत्तेहाद को गलती कहते रहे तो कभी इलेक्शन कैंपेन में नून लीग को महंगाई लीग का नाम देते रहे। पीडीएम की हुकूमत में किए गए मुश्किल फैसलों से खुद को बरी-ज़िम्मा भी बिलावल भुट्टो करते रहे। तो सवाल ये भी है कि अब हुकूमत बल्कि काबीना में बाकायदा शमूलियत पर कोई शक तो नहीं। सियासी तज्ज़ियाकार तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के मज़े भी ले रही है और आवाम के लिए किए गए मुश्किल फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी भी नहीं ले रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द नवाज़ शरीफ के हम ख्याल साथियों में भी इजाफा हो रहा है, जो उस तरफ इशारा करता है कि नवाज़ शरीफ जो है वो अपनी गिरफ्त को मजबूत करना चाहते हैं। कितना ज़रूरी समझती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या वाकई वो चाहते हैं कि काबीना में उनकी शमूलियत होनी चाहिए? ये सियासी ज़रूरत है या मुल्क की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी शामिल हो? मैं बात करूंगी मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है? कोई मजबूरी है, कोई दबाव है? 8 वजारतों की बात हो रही है कि 8 वजारतें मिलने जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बीबी आपकी मेहरबानी, हमने कभी मजबूरियों में सियासत की नहीं। हमने जब भी की अपने नज़रिए की बुनियाद पर की और मुल्क की ज़रूरतों की बुनियाद पर की। पाकिस्तान के हालात क्या तकाजा करते, एक सियासी पार्टी को वो तकाज़ाओं पर पूरा उतरना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ऐसा ही किया है। हम राज़ी न थे, पार्टी राज़ी न थी, लेकिन बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने और उन्होंने पाकिस्तान का वक़ार बढ़ाया। आपने देखा वज़ीर शहबाज शरीफ ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अब भी हालात अगर इस किस्म के, मुझे इल्म नहीं है, पहली बात तो मुझे इल्म नहीं है कि अभी वो वजारतें ले रही हैं, लेकिन अगर हालात के मुताबिक कोई फ़ैसला करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनका फ़ैसला हुब्बुल वतनी पर मुनहसर होगा और पाकिस्तान को बहरानों में से निकालने के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। पहले भी मुल्क को बहरानों से ही निकालना चाहते थे तो ही पीडीएम की हुकूमत 16 महीने चली ना, लेकिन बाद में उसी हुकूमत में रहना गलती करार देते रहे बिलावल भुट्टो साहब। वो जिम्मेदारियां लेने से इनकारी रहे, वो महंगाई से अपने आप को बरी-ज़िम्मा करार देते रहे, सारी जिम्मेदारियां वो नून लीग पर डालते रहे। तो बात यह है कि तब अगर ये गलती थी तो वो गलती अब दुरुस्त कैसे हो सकती है? तब अगर उनके साथ चलना गलती थी तो अब कैसे ठीक? देखिए, जब पार्टी इत्तेहादी जमायतों की हुकूमत हो तो वहाँ तमाम जमायतें अपने अपने तौर पे किरदार अदा करती हैं, तो लिहाजा उनका यकीनी तौर पे उनका जो नतीजा है वो एक पार्टी की कामयाबी तो नहीं मानी जाएगी। गलती, हाँ, हमने कभी भी हुकूमत में रहते हुए नून लीग से अलहदगी का कभी इजहार नहीं किया कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं या शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। बिलावल साहब ने जब भी बात की हुकूमत की मिलकर की, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म माना, वज़ीर-ए-आज़म की बात पर चले, हमने उनकी चीज़ें बनी। हाँ, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत होती है तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रह जाते हैं पार्टियों के, हमारे भी थे। हमने भी एतराज़ किया था कि सैलाब के ज़माने में हमारे सिंध के जो हुकूक थे, सिंध का जो मसला था, उनको अवलियत नहीं दी गई, तो हमने एहतजाज भी किया। ये कोई बुरी बात नहीं है, एहतजाज करना बुरी बात नहीं होता, और न हम कहते कि इत्तेहाद तोड़ रहे हैं। हाँ, अगर इत्तेहाद
अच्छी नीयत से हो और खुली दिल से हम उस पर अमल करें तो अच्छाई भी दे सकते, नतीजा अच्छा भी निकल सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश से ज्यादा हुकूमत बहुत सारी आप लोग तो ये कह रहे हैं कि हम मजबूरी के तहत नहीं जाएंगे, ना ही मजबूरी की सियासत करते हैं, लेकिन नून लीग की ये शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने। आप लोगों को भी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए ताकि कल को आप लोग भी जवाबदेह हों। तो ये नून लीग की ख्वाहिश पर फैसला होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि जाना चाहिए, वफाकी काबीना का हिस्सा बनना है? यकीनी तौर पर जब पीपल्स पार्टी चाहेगी तो जाएगी, जबरदस्ती तो नहीं जाएगी, लेकिन मुल्क के हालात क्या तकादा करते हैं उनके मुताबिक फैसला होगा। और हुकूमत जो वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है वो जो हालात के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम उनको भी देखेंगे, अपनी सियासी उसूलों को भी देखेंगे, लेकिन हम तमाम चीज़ों से बढ़कर पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को देखते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम मिलजुल कर पाकिस्तान के लोगों की मसाइल से जान आज़ाद करा सकें तो हम एक अच्छा काम करेंगे। हमारी सारी सियासत इसी बुनियाद पर है, अभी भी जो फैसला करेंगे चेयरमैन वो इसी बुनियाद पर करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पीडीएम की हुकूमत में 16 महीने काम किया, जिसको बड़ा सराहा भी गया। तो अब भी आप समझते हैं कि अगर 8 वजारतों में बिलावल भुट्टो की जो वजारत होगी वो वजारत ख़ारजा के लिए मौसर हैं? मुझे इल्म नहीं इस बात का कि मैं आपको यकीनी जवाब दे सकूं, लेकिन आपने जो पहले की बात की है तो मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान के वकार के मुताबिक बिलावल साहब ने बात की। हमने अपनी पार्टी को नहीं देखा। आपको याद है उसी ज़माने में वो उनके बाद उस फैसले से पहले मियां हमारे खान साहब की हुकूमत आई तो खान साहब जब अमेरिका गए तो क्या कहा था, मैं जाऊंगा एसी छीनूंगा, घर का खाना बंद करूंगा, मुलाकातें सख्त करूंगा, ये बातें की थी अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में। इन इख्तिलाफी बयानात के बाद भी बिलावल साहब जब गए तो उन्हें जिस अंदाज से बात की पूरे पाकिस्तान ने सरा। वहाँ किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, वो इख्तिलाफी सवाल था। बिलावल साहब ने अपनी जमायत की बात नहीं की, अपनी जमायत को डिफेंड करने के बजाय उन्होंने कहा नहीं, खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात थी, मैं उसकी बात करता हूँ, उसके खिलाफ नहीं, मैं उसके मौक़िफ़ के खिलाफ नहीं रखूँगा। हम तो हुब्बुल वतन की बात करते हैं बीबी, पाकिस्तान का मसला है, हुब्बुल वतन सियासतदान चाहिए, हुब्बुल वतन कौम परस्त पाकिस्तानी रहनुमा चाहिए, तब मसाइल हल होगा। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुबह मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम आलमी रैंकिंग में 130वें नंबर पर आता है। एक तरफ अदलिया लाखों केसेस के बोझ तले दबी हुई है तो दूसरी तरफ सियासी तकसीम अदलिया के हर फैसले को तेरा जज मेरा जज यानी जानिबदारी के तराजू में आज तोला जा रहा है। उधर हुकूमत ने जजिस तैनाती के लिए आईनी तरमीम लाने की बात की तो उधर तहरीक इंसाफ ने उसे साजिश से जोड़ दिया। सियासी मंजरनामे पर नई बहस छिड़ने की वजह वो गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं जिसमें कहा गया कि हुकूमत चीफ जस्टिस के टेन्योर को 3 साला मुद्दत पर फिक्स करने का सोच रही है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से उन्हें अभी तक बतौर वज़ीर क़ानून ऐसा कोई टास्क नहीं मिला। हाँ, ऐसी तजावीज़ आईं, उसे वो मुस्तरद नहीं करते हैं। अब ये अफवाहें ऐसी हकीकत का रूप धारती इसलिए नज़र आ रही हैं कि हुकूमत के अंदर से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को फ़िक्स करने की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने तो खुलकर कहा है कि उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है, टेन्योर है, इसको फिक्स होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से राना सनाउल्लाह की अप्रोच से इत्तफाक करने वाले हुकूमत के अंदर कितने लोग हैं। राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र भी सेम करने की बात की है, क्योंकि इस वक्त हाई कोर्ट्स के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 साल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है। इस फ़र्क को दूर करना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से अदलिया और वकला बिरादरी
में क्या सोच पाई जाती है? हुकूमत की तरफ से जजिस तैनाती के लिए आइन की दफ़ा 175A में तरमीम लाने का इंदिया तो दिया गया है। एक तासुर ये है कि हुकूमत आइनी तरमीम के ज़रिए जजिस की तकर्रुरी में जुडिशल कमीशन की जगह पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाना चाहती है। हुकूमत जिस आइनी तरमीम को मुल्क और अदलिया की ज़रूरत कह रही है, इसी को तहरीक इंसाफ इदारों की तबाही और मौजूदा चीफ जस्टिस को नवाजने से जोड़ रही है। PTI ने चीफ जस्टिस को तौसीह देने की खुलकर मुखालफत का ऐलान किया है। ये मामला आगे जाकर क्या रुख इख्तियार करता है, इस आइनी तरमीम के सियासी मंजरनामे पर और अदलिया पर क्या असरात होंगे, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करिए साबिका जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिरा साहिबा आपका। नासिरा साहिबा, जो हुकूमत ये सोच रही है, जो तजावीज़ आ रही हैं कि चीफ जस्टिस की टेन्योर को फिक्स करें 3 साल के लिए और जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है इसको भी 65 से 68 साल तक 3 साल इसको भी बढ़ाया जाए, ये अदलिया की ज़रूरत के तनाजुर में आप इसको देखती हैं या इसको एक सियासी फैसले के तौर पर आप देखती हैं? मैं तो देखती हूँ कि ये सियासी मामला ही लग रहा है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड है ना इस वक्त टेन्योर, ये तो यानी रिटायरमेंट एज वो तो फिक्स बहुत अरसे से हुई है, जब से हमारा ये आइन जो है 73 का, इसमें तो फिक्स्ड है। और मेरा ख्याल है ये है भी मुनासिब, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों की दिमागी सेहत है ना, वो गर्मी और मौसम के बीच में जो तब्दीलियाँ हैं, और अब तो हो भी ज़्यादा गई हैं, उससे असरानंदाज होता है। और फिर वो जितनी देर उनका काम करता है दिमाग, तो उतनी देर ही काफ़ी। नहीं तो आपको लगता है कि अगर ये होता है तो इससे एक और जो तकसीम है, अभी ऑलरेडी हम इतनी तकसीम देखते हैं, जब भी कोई केस लगता है तो पहले ही फैसले आना शुरू हो जाते हैं, पहले ही अदलिया पर तनकीद हो जाती है। ऐसा होना शुरू हो गया है कि जो जज को देखते हुए समझ आ जाती है कि इसका फैसला तो ये होगा, तेरा जज मेरा जज, ये हम इस नहज पर पहुँच गए हैं। अगर ये तरमीम होती है, आप समझती हैं कि अदलिया में तकसीम और ज़्यादा बढ़ जाएगी? मेरा तो ख्याल है ऐसी कोई तरमीम भी नहीं मुनासिब जिसके साथ अदलिया में तकसीम हो, और जो जजेस का बेंचेस बनाने का काम है वो चीफ जस्टिस का है और या जुडिशल कमीशन, तो इसमें कोई तरमीम होने की ज़रूरत फ़िलहाल तो है नहीं। और अगर होगी भी तो इस पर बड़ा गौर और उसके ऊपर पहले सोच विचार करनी पड़ेगी, फिर बजाय इसके कि बगैर सोचे समझे कोई ऐसी तरमीम हम कानून में लाएँ जो बाद में हमें सताएं। क्योंकि ये पहले भी एक दफ़ा हुआ था कि 3 साल इन्होंने कहा था, 3 साल से ज़्यादा कोई चीफ़ जस्टिस अदालत का नहीं रह सकता। उन ज़मानों में शायद सरदार मोहम्मद इकबाल साहब थे हमारे चीफ़ जस्टिस, उनका अभी काफ़ी लंबा वक्त था, लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ये रिटायर हो जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये कुछ मुंह का मज़ा अच्छा नहीं रहता, और मेरा तो ख्याल है ये इसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन हुकूमत इसको इस नज़रिए से देखती है, या वो जो उज़्र बता रहे हैं, जो वजूहात बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन और जो पार्लियामेंट है जजिस की तकर्रुरी के हवाले से इसमें दोनों का इख्तियार जो है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन आपने देखा जब 19वीं तरमीम हुई तो इसमें चीफ जस्टिस की जो एक फ़ाइनल डिसीजन है उसको ज़्यादा फिर अहमियत दी गई। तो इस जो हुकूमत जो वजह बता रही है, कि आप समझती हैं कि जो पार्लियामेंट के इख्तियार की वो बात करेंगे, पार्लियामेंट का भी उतना इख्तियार होना चाहिए, ये दुरुस्त है क्या? ये नहीं, मेरा ख्याल है ये जो 3 हमारे हैं ना इदारे रियासत के, मुकन्नना और इंतज़ामिया और जो मुकन्नना और इंतज़ामिया और जो तीसरी है शाख, उनको अदलिया, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए, एक दूसरे से आज़ाद। और एक दूसरे के मामलात में ये अगर बहुत ज़्यादा करेंगे मुदाखलत, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होने का इम्कान है। लेकिन ये इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए, जजिस की तकर्रुरी के हवाले से ज़्यादा इख्तियार, पहले तो ऐसे ही था। नहीं, अच्छा, मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन करे या चीफ जस्टिस करे, लेकिन इसमें पार्लियामान का कोई मुदाखलत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे, तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मौजूदा सिनेरियो भी तो ऐसा ही चल रहा है ना। आप देखें कि मौजूदा
जो चीफ जस्टिस हैं वो ज़ेर-ए-ताब हैं पीटीआई के। पीटीआई तनकीद करती है, वो कहते हैं कि हमें इन अदालतों से, मौजूदा चीफ जस्टिस से हमें तो किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। और वही जो इस आईनी तरमीम को देखते भी इस पैराए में है, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उन्हें ज़्यादा ग्रिल किया गया, उन पर ज़्यादा जो है वो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। ये तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। तो इस तनाजुर में तो आप ये तहरीक इंसाफ तो समझते हैं कि सियासी तौर पर ये सब कुछ हो रहा है और मौजूदा हालात में ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि इसमें काजी फैज़ ईसा जो है वो कोई इम्तियाज़ी रवैया रख रहे हैं। वो जो उनका काम है, और वो तो वैसे भी अब देखिए ना रिटायर होने के करीब हैं। इस साल में वो रिटायर हो जाएंगे। तो जब रिटायर हो जाएंगे तो जो भी चीफ जज अगले आएंगे फिर उनके साथ जो इनका होगा रवैया पीटीआई का वो पता लग जाएगा। पीटीआई का तो इस वक्त ये है ना कि उनके जो हैं बानी वो जेल में है और उनको आज़ादी देने की कोई फ़िलहाल नई तहरीक चल रही, तो इससे उनको तकलीफ लेकिन है। अक्टूबर में आप मैं देखें ना, समझती कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद जस्टिस मंसूर साहब की बारी है, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। उसके बाद जस्टिस मुनीब साहब की बारी है। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट से चंद महीने पहले ऐसी बहस को छेड़ना, ये तो इस तासुर को और ज़्यादा मजबूत करता है, इस तासुर को और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि सब कुछ हो ही एक मकसद के लिए रहा है। तो नहीं ना होना चाहिए। अगर इस बात को तासर को तक़वियत मिलती है तो इससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए और ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि जो मुकन्ना है और जो इंतज़ामिया है और जो अदलिया है, ये आपस में एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी। तो इस मुदाखलत से किसी को फ़ायदा नहीं और कौम को नुकसान ही है। तो इसमें आप समझती हैं अदलिया राय दे सकती है? अदलिया अपने फ़ैसलों में तो जो मर्ज़ी राय दे, उनको इख्तियार है कुल्लुहुम। इसलिए इस वक्त तो मसला हमारा सबसे बड़ा ये है कि जजेस अदलिया में उनका जो है तादाद वो ऐसे बड़ी नहीं है जिस तरह की हमारी आबादी बड़ी है। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके आपस में मसाइल बन जाते हैं, लोगों के झगड़े बड़े हो रहे हैं, अदालतों में केस बहुत ज़्यादा आते हैं, अदालतें वहीं की वहीं हैं जिस तरह की वो पहले थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाती है और उसका इस वक्त हमारे पास इलाज कोई खातिर खा है नहीं। और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से 68 साल करना, इसके पीछे आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नज़र आती है और मैं समझती हूँ ये होना चाहिए ही नहीं। 65 साल की उम्र में हमारे जो है ना यहाँ जो पाकिस्तान के बासी हैं, उनकी एक ज़हनी कैफियत जो है ना वो उस उम्र तक चलती है सही, उसके बाद वह आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है कम से कम। तो इससे फ़ायदा तो किसी को नहीं है कि हम बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? कोई वजह नहीं है बढ़ाने की। जो आइन में है वो दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा मेरे साथ ही, साबका जज जस्टिस लाहौर हाई। शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।